हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में देख रहे हैं। दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोगों ने आपको पॉलिटी का 2013 से लेकर 2023 तक का पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करवा दिया। और हिस्ट्री में भी हम लोग 2013, 14, 15, 16, 17, 18 इतने साल का क्वेश्चन देख लिए। अभी हमारे पास जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडाइवल सब देख रहे हैं। 2019, 20, 21, 22, 23 ये 5 साल के क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपका काम ये है कि जो भी चीज़ बताया जाता है उसका आप जैसे हो बना रहे हैं नोट्स, तो ये वाला लेक्चर का भी नोट्स आप बनाते रहिए, ताकि ये आपका रिवीजन करने के लिए आसान होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑप्शंस के द्वारा आपको आसानी से बन जाता है। ठीक है, अगर वो आप एक एक ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस कर लिए, एक एक क्वेश्चन का कर लिए, तो आसानी से 15-20 क्वेश्चन मतलब 30 से 40 नंबर आप एक्स्ट्रा ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेट ए है हमारा। इसको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से यूपीएससी से डाउनलोड किया है। ठीक है, तो इसमें जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आए हैं आप देख सकते हैं, एक तरफ हमारा इंग्लिश का पीडीएफ है, दूसरी तरफ हिंदी का पीडीएफ। टोटल जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों कितना है, तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आगे नीचे आएंगे तो अब देखिए यहाँ पे आप पूछ दिया आपका 6 क्वेश्चन, तो 3, 6, 9 हो गया। 9 के बाद यहाँ पे आपका यूपीएससी ने 5 क्वेश्चन पूछा, 9, 5, 14 क्वेश्चन हो गया। 14, 2, 16 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद टोटल जो है अभी तक 16 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2019 में। तो आप समझिए, अगर आपका यूपीएससी 100 क्वेश्चंस टोटल पूछता है, उसमें से अगर 16 क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, मतलब 16% अगर एक सब्जेक्ट से पूछ रहा है, जिसमें हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर से पूछ रहा है, तो आप समझो इसका रिलेवेंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो 16 क्वेश्चंस आए हैं उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका काम ये है कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको हम बताते जाते हैं ऑप्शन में, तो आपको उसको नोट्स बनाते रहना है, ताकि आपके लिए ये अच्छा होगा और इसके द्वारा आप आसानी से यूपीएससी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस को यूज करके यूपीएससी 2024 के बहुत सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछा है जागीरदार और जमींदार के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अकबर हैं उन्होंने मनसबदारी सिस्टम को लेके आया था। मनसबदारी, तो मनसबदारी क्या होता है, एक आदमी को एक रैंक दिया जाता है या उसको एक ऑफिस दिया जाता है। ठीक है, और उस ऑफिस के अनुसार जो भी इसका रैंक होता है, जो भी इसका उसको बोलते हैं मनसब, और उसको जो आदमी के साथ साथ होता है उसको बोलते हैं मनसबदार। वो एक तरह का रैंक है जो आपको राजा देता है। जितना ज़्यादा आपका रैंक होगा उतना ज़्यादा आपको घुड़सवार और सैनिक रखना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू भी, सरकार पैसा भी देगी ताकि आर्मी को मेंटेन करने के लिए। उसको बोलते थे मनसबदार। तो जो मनसबदार होता था उसको सरकार या तो मतलब राजा, मुग़ल राजा उसको पैसा देता था कैश, जिसको नगद बोलते थे, या फिर आपको ज़मीन का एक टुकड़ा देता था जिसको बोलते थे जागीर। जागीर, ठीक है, तो इस जागीर से जितना भी आपको रेवेन्यू मिलता था ज़मीन के टुकड़ा से, जो भी राजस्व आपको मिलेगा, उससे आप अपना सेना वेना को मेंटेन कीजिए, और बाकी पैसा आप जो है रॉयल ट्रेजरी, राजकीय खजाने में जमा कर दीजिए। तो जो व्यक्ति जागीर का मालिक, हम मतलब जागीर जिसके पास होता था उसका मालिक वो नहीं होता था, उसको हम लोग बोलते थे जागीरदार। ठीक है, तो क्या हमने बताया कि अकबर मनसबदारी सिस्टम लेके आए, जिसके तहत एक व्यक्ति को एक मनसब का मालिक होता था, वो मतलब एक रैंक दे उसको दे देते थे, जिसको बोलते थे मनसब। वो रैंक या ऑफिस भी बोलते हैं, और उस जिस व्यक्ति के पास वो मनसब है, उतना जितना ज़्यादा मनसब रहेगा उतना ज़्यादा उसका रैंक रहेगा, उतना ज़्यादा उसको घोड़ा, हाथी ये सब मेंटेन करके रखना पड़ेगा सेना के लिए। ठीक है, और चूँकि उसको खर्चा भी होगा, ये सब घोड़ा वोड़ा रखेगा, तो उसके लिए उसको हम लोग राजा कैश देता था। और कैश अगर पूरा नहीं हो पाता था तो उसको एक ज़मीन का टुकड़ा दे देते थे। उस ज़मीन का टुकड़ा का वो मालिक नहीं होगा, बल्कि उसे जितना भी रेवेन्यू मिलेगा
उससे वो अपना सेना का मेंटेन करेगा और बाकी पैसा मुग़ल के ख़जाने में, रॉयल ट्रेजरी में जमा कर देगा। ठीक है। तो वैसे व्यक्ति को, जिसके पास ज़मीन का टुकड़ा भी उसको अलॉट करते थे, मालिकाना के नहीं, बस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ताकि अपना सेना को मेंटेन करे, वैसे व्यक्ति को जागीरदार बोलते थे। तो अकबर जो है मनसबदारी सिस्टम को लेके आया, और जागीरदारी सिस्टम पहले ही चल रहा था, अकबर ने उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया, संगठित कर दिया। ठीक है। तो जागीरदार क्या होता था, लैंड उसको दी, एक आवंटन कर देते थे। ठीक है, ताकि वो अपना जो भी जुडिशियल और पुलिस एक्टिविटी कर पाए। और दूसरा व्यक्ति होता था ज़मींदार। तो ज़मींदार जो होता था, जनरली उस जो ज़मीन होता था, ठीक है, उसका, उसके ऊपर उसका जो है कंट्रोल होता था। लेकिन अगर हम राजकीय एंगल से देखें, रॉयल एंगल से देखें, तो ज़मींदार उसका मालिक नहीं होता था ज़मीन का, बस उसको उस ज़मीन पे पैसा कलेक्ट करने का अधिकार रहता था। लेकिन उस वो ज़मीन को वो किसी को बेच भी सकता था, किसी को गिफ्ट भी दे सकता था, और किसी को अपने वंश को ट्रांसफ़र भी कर सकता था। लेकिन ज़मींदार जो होता था वो ज़मीन का मालिक नहीं होता था। और ज़मींदार आपको पता है, उसके पास सेना वेना भी रखने का अधिकारी होता था। उसके पास लठियाल होते थे, जो लाठी वाठी रखते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पे राजा को वो सपोर्ट कर पाए। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि ज़मींदार को भी पावर था किस चीज़ का, पुलिस वुलिस का पास उसका भी ड्यूटी होता था मेंटेन करने का। इसलिए जब कॉर्नवालिस आया तो आपने सुना होगा कि उसने क्या किया था, ज़मींदार के हाथों से पावर ले लिया था। उसके पास बस पैसा पावर था कलेक्ट करने का, रेवेन्यू का, लेकिन जो पुलिस का पावर था उसने जो है ले लिया था किससे, ज़मींदार। और वो दे दिया था पावर भी किसको, डीएम को। ठीक है। तो जो भी व्यक्ति जागीरदार को होल्ड करता था, वो उसको मालिक नहीं हो जाता था, बल्कि उसको बस हम लोग आवंटन कर देते थे। और जो भी व्यक्ति जागीरदार का को लिए हुए होता था, उसको एक जागीरदार में नहीं रखते थे, उसको हम ट्रांसफ़र करते रहते थे, ताकि फलाना आदमी जिस गांव का में उसका जागीरदार है, जिस गांव का उसका जागीर है, उससे कोई संबंध ना मेंटेन कर पाए। नहीं तो एक लोकल के साथ वो संबंध अगर मेंटेन कर लेगा तो जो राजा है उसको खतरा हो जाएगा, इसके साथ ये साठगांठ कर लेगा। इसलिए जो जागीरदार है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते रहते थे, कभी इसका जागीर देते थे, कभी दूसरे एरिया का जागीर दे देते थे, कभी तीसरे एरिया का, ताकि जो है वो राजा के प्रति खतरा ना हो। ठीक है। और जब भी राजा को ज़रूरत पड़े तो जागीरदार को बुला के अपना उसका सेना वेना मेंटेन करवा ले। ठीक है। तो उसको जागीरदार को हम लोग ट्रांसफ़र भी करते रहते थे। ठीक है। इतना हो गया। तो जागीरदार चूँकि बाहर बाहर रहता था, इसीलिए इसके सपोर्ट के लिए कुछ व्यक्तियों को जागीरदार जो है उसका अपना अधिकारी होता था, जो उस एरिया से जागीर कलेक्ट करता था। उसको हम बोलते थे आमिल। क्या बोलते थे, आमिल। उसको कारकुन भी बोलते थे, कारकुन, जो जागीरदार को मदद करता था उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने में, क्योंकि जागीरदार तो जनरली बाहर रहता था। और फोटेदार भी होता था। यही सब भी खजांची और रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, जो जागीरदार के अंदर में काम करते थे। और जब भी पुलिस की ज़रूरत पड़ती थी, तो जागीरदार पुलिस, जब भी मान लो कहीं पे हुड़दंग हो गया और उसको जागीरदार को पैसा भी कलेक्ट करना है उस एरिया से, लेकिन वहाँ पे हुड़दंग हो गया, तो पुलिस की भी वो अपने साथ ले जाता था। उसको बोलते थे फौजदार। जो पुलिस अधिकारी होता था जिसको जागीरदार अपने साथ ले जाके रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उसको फौजदार बोलते थे। तो ये पूरा जो है आपका जागीरदार के बारे में हो गया, मनसबदार के बारे में हो गया। ठीक है। और अकबर ने क्या किया था, जागीरदार व्यवस्था को ऑर्गेनाइज किया था, मनसबदार व्यवस्था को लेके आया था, और ज़मींदारी पहले से चलते आ रहा था। मुग़ल के समय से भी ज़मींदारी जो व्यवस्था चलते आ रहा था। ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलिए अब हम ये क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। तो बोल रहा है, तो आपको जो जो मैंने बताया वो नोट भी आपको करते रहना। अच्छा, जागीरदार को, जो मनसबदार होता था, उसको कुछ जात और कुछ सवार मेंटेन करना होता था। ठीक है। जात और सवार ये क्या होते थे, कुछ उनको घोड़ा मेंटेन करना पड़ता था और कुछ जो है पैदल सैनिक मेंटेन करना था। उसी को जात और सवार बोलते थे। बस मोटा मोटा समझना है, जात और सवार। ठीक है। तो मनसब मतलब रैंक हो गया, और उस रैंक जितना हाई रैंक होगा उसको उतना जात और सवार मेंटेन करना होता था। उसके लिए उसको पैसा देते थे, और पैसा नहीं हो पाता था तो ज़मीन दे देते थे, जिसको जागीर बोलते थे। वो उसका मालिक नहीं होता था, बस उसका वो जागीरदार होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए। बाकी रेवेन्यू
राजा को ट्रांसफ़र कर देता था, जागीरदार को हम लोग ट्रांसफ़र करते रहते थे एक एरिया से दूसरे एरिया, ताकि उसका लोकल के साथ क्लोज बॉन्डिंग ना हो पाए और राजा के लिए ख़तरा ना हो। उसको जागीरदार को मदद करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, कारकुन होता था, आमिल होता था, फोटेदार होता था और कुछ पुलिस अधिकारी भी होते थे जिसको बोलते थे फौजदार। जागीरदार का या मनसबदार का काम था कि राजा को हेल्प करना मुसीबत के समय में, ठीक है। वो जनरली राजा के अंदर ही काम करता था, जागीरदार या मनसबदार को। इसके अलावा ज़मींदार भी होता था, जो किसी ज़मीन का मालिकाना हक तो नहीं होता था, लेकिन हाँ उस ज़मीन को वो बेच सकता था, किसी को ट्रांसफ़र कर सकता था, किसी को गिफ्ट कर सकता था। और वो भी अपना जो है उसके भी अधिकारी होते थे, लाठियाल होते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर अपने ज़मींदारी वाला एरिया में मेंटेन करता था। और जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो राजा को जो है हेल्प भी करता था। तो ये था हमारा जागीरदार और ज़मींदार के बारे में। आप देखते हैं पूरा, जागीरदार्स वेयर होल्डर्स ऑफ द लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, वेयर जमींदार्स वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन द रेवेन्यू कलेक्शन। पूरा जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। ये तो सही है, लेकिन बोल रहा जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे, उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व नहीं होता था। अभी हमने देखा रेवेन्यू लेने का पावर था, लेकिन वो जो है जब ज़रूरत पड़ती थी तो ज़मींदार मदद भी करता था राजा का। तो हम बोल सकते थे अनऑफिशियल रूप से जो है राजा का मदद कर रहा है जागीरदार जो है या मनसबदार जो है। ऑफिशियल वो अधिकारी है किसका, राजा का, लेकिन दोनों जो है राजा को मदद कर रहा है। ये ऑफिशियल तरफ से कर रहा है, ये अनऑफिशियल तरफ से कर रहा है, तो इस दोनों की ड्यूटी होती थी। इसलिए ये हमारा आंसर मतलब ऑप्शन गलत है। फिर बोल रहा है लैंड असाइनमेंट टू जागीरदास वेयर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वेयर नॉट हेरिडेटरी। बोल रहा है जमींदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत थे, जागीरदार को ऐसा नहीं है। मैंने बताया ट्रांसफ़र होते रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो हेरिडेटरी तो नहीं था, तो ये गलत होगा। और बोल रहा है ज़मींदार्स को हेरिडेटरी नहीं था, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मैंने बताया था ज़मींदार जो वो हेरिडेटरी कर सकते थे, है ना। तो इसलिए ये भी हमारा गलत है। जागीरदार को तो ट्रांसफ़र करते रहता था, तो उसका तो हेरिडेटरी हो ही नहीं सकता है कि जो मिल गया सो मिल गया, ऐसा नहीं है। ट्रांसफ़र होते रहता था ताकि क्लोज बॉन्डिंग ना बन पाए उनका, और ज़मींदार का हेरिडेटरी हो सकता था, ठीक है। लेकिन वो मालिक ज़मीन का नहीं होते थे ज़मींदार, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार होता था। तो सही उत्तर कौन सा है, कोई भी सही उत्तर नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने सेट किया था, ठीक है, जिसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि मनसबदार क्या होता था, जागीरदार क्या होता था। आपको कारकुन पूछ सकता है, फोटेदार पूछ सकता है, फौजदार पूछ सकता है, सारे के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। एक बुक लिखा गया है, उसका नाम आप देखिएगा। एक बुक है, नोट करिए, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ इंडिया। एक बुक लिखा है इरफान हबीब ने, ठीक है। इरफान हबीब ने एक बुक लिखा है जिसमें ये सारे की चीज़ के बारे में वर्णन किया है, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। बुक का नाम है अग्रेरियन सिस्टम मुगल इंडिया। मुगल भारत में कृषि व्यवस्था के बारे में लिखा है इसने, ठीक। तो ये चीज़, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। वैसे ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे अभी हम स्किप करते हैं, हम लोग उसको बाद में देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। चलिए क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, आप लोग साथ में नोट भी करते जाइएगा। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको और बहुत बार रिपीट भी किया है ये सब का सारे क्वेश्चंस। बोल रहा है इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेडिंग टी एंड ट्रेड विथ चाइना। मैंने आपको बताया था जो आपका चार्टर एक्ट है 1813 का, वो RTE लेके आया। RT मतलब क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया कि वो जो है भारत में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर सकते हैं और इंग्लिश को बढ़ावा दे सकते हैं, तो वो किया गया। टी मतलब ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली जो एकाधिकार था, एकाधिपत्य, वो ख़त्म कर दिया गया। दो चीज़ों को छोड़ के, चीन के साथ व्यापार करने को छोड़ के और चाय का व्यापार करने के लिए छोड़ के, बाकी ख़त्म कर दिया गया। तो ये एकदम सही है। उसके बाद बोल रहा है, और ई से क्या है, एजुकेशन अलाउ किया गया कि 1 लाख रुपया जो है ब्रिटेन की सरकार देगी इंडिया में प्रमोट करने के लिए भारत का कल्चर, भारत का भाषा, साइंस वाइंस, ये सारा चीज़। नेक्स्ट है इट asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by the company। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली बार बोला गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रॉपर्टी है वो रानी का प्रॉपर्टी है,
और पहली बार बोला गया कि जो भी पैसा दिया जाएगा कंपनी के अधिकारियों को, वो सारा पैसा भारत से लिया जाएगा। इसी एक्ट में पहली बार बोला गया था। ठीक है। प्लस मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया था व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत का, चाय और चाइना को छोड़ के। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार करने लगी। पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, अब जो है मोनोपोली ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने के लिए, मतलब और भी कंपनियों को भारत में से व्यापार करने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा लाइसेंस ये सब भी लगता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी भी वर्चस्व था ब्रिटेन के गवर्नमेंट में। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि बाकी कंपनियां भारत में आए। ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार ख़त्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, लेकिन पहले वो था कि वही व्यापार करती थी। अभी भी वो व्यापार करेगी, लेकिन और भी कंपनियाँ आएगी, लेकिन चाय और चाइना के फील्ड में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सही है एकदम। फिर बोला इट द रेवेन्यू ऑफ द इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। भारत से कितना राजस्व होगा उसके लिए कंट्रोल करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। मैंने आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें बोला गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो इंग्लैंड में बनता था। उसमें जो है आपके PITT है ये पिट। ठीक है, उसमें जो अधिकारी होते थे, ब्रिटेन के मिनिस्टर लोग होते थे, वो कंपनी पे पूरा नागरिक कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल और रेवेन्यू कंट्रोल पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी पे रखता था। वो पिट्स इंडिया एक्ट में बना था। पिट कौन था, तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट 1784 में, तो वो लेके आए थे पिट्स इंडिया एक्ट, तब आया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ किया गया था। 1813 एक्ट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और आप नोट कर लीजिए एक और पॉइंट, तो 1 और 2 इसका सही उत्तर है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए 1813 एक्ट में, कि इस एक्ट में पहली बार जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय शासन जो है, उसको अलाउ कर दिया किया गया टैक्स लेने के लिए। और जो व्यक्ति टैक्स नहीं देगा तो उसको पनिशमेंट करने का भी पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। ठीक है, इस एक्ट में अलाउ किया गया कि जो भी आपका रिलीजियस व्यक्ति थे, क्रिश्चियन मिशनरी, चाहे वो बिशप है या फिर आर्की डेकन, आर्की डीए कन, आर्की डेकन मतलब जो मेन पादरी होता था उसका सहायक को बोलते हैं आर्की डेकन। तो बिशप और आर्की डेकन को अलाउ कर गया कि वो भारत में आइए, और जो यूरोप के लोगों को भारत में है उनका रिलीजियस वेलफेयर मतलब धार्मिक कल्याण करने के लिए भी बिशप और आर्की डेकन को अलाउ कर गया। वो आते थे अपना का यूरोप से, और भारत में जितने भी यूरोपियन हैं उनका धार्मिक कल्याण जो है किया जाता था। अगर उनको धर्म से रिलेटेड कोई भी इशू था तो वो, इसी एक्ट में ये भी बोल दिया गया कोई भी ब्रिटिश है जो भारत में रह रहा है, उसके विरोध में उसका अगर चोरी वोरी हो गया है, उसका सामान वामान या ठगी हो गया है उस पर, तो उसको पनिशमेंट करने के लिए अलग से न्याय व्यवस्था जो है इसी कानून में इस्टेब्लिश किया गया। तो ये चार्टर एक्ट 1813 के बारे में दोस्तों था। ठीक है, तो बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप याद करिएगा, ये लोकल बॉडी वाला, बिशप वाला, और जो अभी हमने बताया कि ब्रिटेन के लोगों पे शासन को ठीक करने के लिए, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो उनके विरोध में कोई ठगी वगी हो या चोरी हो तो उनके लिए स्पेशल विशेष प्रावधान किया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 4 का ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल से 1905 में। ठीक है, शुरू हुआ था जब 1905 में हमारा लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसने अनाउंस किया था कि हम जो है बंगाल को 2 पार्ट में बांट रहे हैं, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में आपका अभी का बांग्लादेश का एरिया आप समझ लीजिए, असम का एरिया समझ लीजिए। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में अभी का बंगाल, उड़ीसा, बिहार का एरिया समझ लीजिए। तो इस तरह से बांटा गया था। हमने पहले भी आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में चर्चा किया है, तो यहाँ पे उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें बोला गया था कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे विदेशी सामान का, उसके वस्तुओं का। सब लोग खादी पहनेंगे, भारत का कपड़ा पहनेंगे, भारत का साबुन यूज करेंगे, भारत का माचिस यूज करेंगे। तो ये सारा चीज़ किया गया। चरखा जो था वो लोगों के घर घर में प्रमोट होने लगा था। ठीक है, प्लस भारत के लोग जो है ग्लास का इंडस्ट्री, शीशा का बनाने का इंडस्ट्री, उसके बाद चमड़ा उद्योग, दुकान, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सारे लोग भी भारत के लोग खोले।
जो शिप बनाने का स्टीम इंडस्ट्री वो लोग भी खोले, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी खोला गया, ठीक है। और प्लस जो विदेशी कॉलेज था जो इंडिया में था, अंग्रेज का कॉलेज स्कूल्स, उसको लोगों ने बॉयकॉट किया, ठीक है। और स्वदेशी स्कूल जो है इंडिया में खोलने लगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना किया जाने लगा 1906 में बंगाल में। इसका मकसद यही था कि जो बच्चे खोल दिए, मतलब छोड़ दिए अपना सरकार गवर्नमेंट का स्कूल, अंग्रेज वाला स्कूल, वो आप इसमें पढ़ेंगे। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया 1906 में। और ये एक टेक्निकल कॉलेज ये सब भी बनाया गया बाद में। इसको जादवपुर यूनिवर्सिटी आप सुने होंगे, बंगाल में है जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसमें इसको मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में था। इससे क्या होगा कि बोल रहा है कि इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योग को पुनर्जागृत किया। तो सही बात है, लोग इंडिया का खरीदेंगे तो देसी कलाकार जो होंगे शिल्पकार, उनका सामान बिकेगा। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया, ये एकदम सही है। वैसे भी देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ पॉजिटिव होता है वो उसका परिणाम भी पॉजिटिव होता है। तो स्वदेशी वर्कआउट मूवमेंट हमारे लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। तो देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसने पुनर्जीवित किया, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट उसका है। तो पॉजिटिव का जो है पॉजिटिव पॉजिटिव हो ही होगा, इसलिए हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही। पॉजिटिव का पॉजिटिव मतलब एक और दो दोनों क्या है, सही है, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिक है, ये अप्लाई करिएगा हर क्वेश्चन में। पी ओ एल में तो प्रैक्टिकल रहो, ऑब्जर्वेशन रहो, लॉजिकल रहो, ये आपको अप्लाई करना ही करना है जो हम आपको सिखाते जा रहे हैं। और ये पॉजिटिव का पॉजिटिव सही, ये वाला भी थोड़ा अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो 1906 में जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया था। स्टीम इंडस्ट्री ये सब भी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ये सब भी बनाएगा। चिदम्बरम जो हमारा पिल्लई है, वो सारा लोग का बहुत बड़ा इसमें योगदान था, ठीक है। लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, ये सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक तरफ हमारा मूवमेंट दिया हुआ है या आंदोलन दिया हुआ है, संगठन, और दूसरी तरफ लीडर है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी लिखा हुआ है। ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखा है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ई वी रामास्वामी नेकर लिखा है। तो आपको पता होगा ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन जी रंगा, ये सारे लोगों ने मिल के शुरू किया था, ठीक है। ऑल इंडिया अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है, सही बात है, महात्मा गांधी ने किया था, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ये किया था। और पेरियार जो बोलते हैं, ये भी रामास्वामी नायकर, ठीक है, जिनको पेरियार भी बोला जाता है, इन्होंने भी शुरू किया था आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। तो एक एक करके सारे बारे में देखते हैं क्या हुआ था। 1932 में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मैकडोनल्ड, ठीक है, राम से मैकडोनल्ड, उसने अनाउंस किया था कम्युनिटी अवार्ड। क्या अनाउंस किया था, घोषणा किया था कम्युनल अवार्ड, जिसके तहत उसने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था एससी के लिए, कि एससी को सिर्फ शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट ही चुन पाएंगे। और ये सेकेंड जब हमारा गोल में सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ही अनाउंस किया गया था, क्योंकि 1931 में वो हुआ था, 1932 में रामसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया। गांधी जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको गांधी जी को लग रहा था इससे जो है हिंदू समाज टूट जाएगा, देश जो है टूट जाएगा। तो फिर जाके गांधी जो है पूना के जेल में, यरवदा जेल में भूख हड़ताल किए। फिर जाके पूना समझौता होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में, 24 सितंबर 1932 में साइन होता है। और फिर जाके गांधी जी जो है आमरण अनशन अपना तोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर गांधी जी सोच लेते हैं कि नहीं, अब हमको जो अस्पृश्य लोग हैं, जो अनटचेबल लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। और फिर गांधी जी जो है हरिजन पत्रिका लेके आते हैं, हरिजन पत्रिका, और ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग भी शुरू करते हैं 1932 में ही, सितंबर में, ठीक है। बाद में जो अखिल भारतीय एंटी अनटचेबिलिटी लीग या अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसका नाम चेंज करके बाद में हो जाता है हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ठीक है। तो ये सही है हमारा, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। अगर हम ऑल इंडिया आपका किसान सभा का बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो आंदोलन था किसान सभा आंदोलन, वो शुरू हुआ था बिहार में, ताकि किसानों
का जो भी समस्या है उन पे देश का जो है ध्यान हो, क्योंकि किसान का जो है ज़मींदार लोग उनका शोषण करते थे। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती एक व्यक्ति थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने जो है बिहार में एक 1929 में एस्टेब्लिश किया था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा को इन्होंने शुरू किया था। बाद में 1935 में जाके और 1935 में बहुत सारे लोग इनसे जुड़ते गए और फाइनली 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना किया गया, जिसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और भी इसके नेता थे जिनका नाम था NG रंगा, जो इनके सेक्रेटरी थे। ठीक है, आचार्य नारायण देव, मतलब NG रंगा भी नेता थे और आचार्य नारायण देव जो थे इनके पहले सेक्रेटरी भी बने थे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, उसके बाद EMS नामबुर्दी। मैं इसलिए सब नाम बता रहा हूँ तो आपको पता चले ये लोग सोशलिस्ट लोग थे। EMS नामबुर्दी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बंकिम चंद्र मतलब बंकिम मुखर्जी, ये सारे लोग थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ 1942 में। ठीक है, 1942 में जो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है ऑल इंडिया किसान सभा पे नियंत्रण कर लिया और अभी भी ऑल इंडिया किसान सभा जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में काम करता है। ठीक, उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा का जो मकसद वही था कि जो ज़मींदारी व्यवस्था है उसको ख़त्म करो। ठीक है, किसानों का शोषण बंद करो, जो लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व है, उसको कम करो और जितना भी रूरल ग्रामीण जितना भी ऋण है सबको ख़त्म करो। जो किसान पे ऋण बकाया है वो सब सारा चीज़ ख़त्म करो। ठीक है, तो ये जो ऑल इंडिया किसान सभा था तो इसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मिलजुल के आगे आए। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो आंदोलन था, चूँकि इसमें कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मिल गए थे, धीरे धीरे ये आंदोलन जो था ऑल इंडिया किसान सभा, जो हमारा आंदोलन बोलिए या संगठन बोलिए, धीरे धीरे किसान से मतलब ये कांग्रेस से अलग हो गई। ठीक है, और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1942 में इस पर नियंत्रण कर लिया और अभी भी उसी के अंडर में ये काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में आपका था। साथ साथ आप नोट भी करते जाइए क्योंकि आपको ये एक बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पे आपको ये सारा चीज़ हम आपको गाइड कर रहे हैं। आपका काम है कि अच्छे से इसको नोट्स बनाइए। ठीक है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट बोल रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो दोस्तों ये शुरू गया था एस रामानाथन के द्वारा। ये शुरू किया गया था। बाद में इस आंदोलन को फेमस बनाए EV रामास्वामी नायकर ने, और ये आंदोलन शुरू हुआ था तमिलनाडु में 1925 में। और EV रामास्वामी नायकर को पेरियार भी बोलते हैं। पेरियार का मतलब होता है पवित्र आत्मा होता है पेरियार का मतलब, या प्योर सोल होता है। मकसद यही था कि ब्राह्मणों के विरोध में ये आंदोलन चलाया था ताकि जो लोअर कास्ट के हैं, निम्न वर्ग के जो तमिल लोग हैं, उनका जो है सिचुएशन को बढ़ाया जाए, अवस्था को सुधारा जाए और ब्राह्मण का जो वर्चस्व है उनको कम किया जाए। ये लोग बोलते थे कि जितने भी पिछड़े लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है, सारे को बराबरी का अधिकार मिले, महिला को भी बराबरी का अधिकार मिले, और जो द्रविड़ भाषा है उसका पुनरुद्धार हो, रिवाइटलाइजेशन हो। ठीक है, साथ ही साथ बोलते थे कि ये बात करते थे पॉलिटिकल एजुकेशन का, राजनीतिक शिक्षा का ये बात करते थे। ये लोग सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान का बात करते थे। ये लोग बात करते थे डिग्निटी का, गरिमा का बात करते थे, खासकर लोअर कास्ट का। ठीक है, ये लोग नौकरी का बात करते थे, सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए, तो ये सारा चीज़ ये लोग बात करते थे। ठीक है, इन्होंने विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए घर बनाया। ठीक है, महिला अधिकार का बात किया गया और बोले कि जितना भी महिला के विरोध में सती वती या जो भी सिस्टम है, गलत चीज़ है, उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आंदोलन जो है साउथ इंडिया में ये शुरू किया गया था। EV रामास्वामी नायकर बाद में इनसे जुड़े, फेमस बनाए, शुरू किए थे इसको एस रामानाथन ने, लेकिन EV रामास्वामी नायकर से उनको जोड़ के देखा जाता है क्योंकि वही उनको इन आंदोलन को ज़्यादा फेमस किए थे। जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थे, इससे दो महिलाएं भी जुड़ी थी, उनका नाम आप याद रखिए,
अन्नाई, मीना, मीनाम्बल, ठीक है, अनाई, मीनाम्बल। और दूसरा थी हमारी वीरा, VEERA, वीरा मल, ये थे। प्लस ये जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, ठीक है, जिसको EV रामास्वामी नायकर ने बोलते हैं, यही ना स्टार्ट किए थे बाद में, यही सेल EV रामास्वामी नायकर ने बाद में, जो अभी हम देखते हैं DMK पार्टी, ठीक है, DM पार्टी जो देखते हैं हम मेनली DK बोलते हैं, DK पार्टी जो अभी पुराना वाला DK पार्टी था, द्रविड़ कजगम, द्रविड़ कजगम पार्टी का स्थापना किया था। अभी तो अलग अलग हो गया है DMK और AIDMK, पहले एक ही पार्टी था। द्रविड़ कजगम का स्थापना जो है इन्होंने ही किया था, EV रामास्वामी नायकर ने दोस्तों। तो ये हमने कंप्लीट आपको बता दिया तीनों ऑप्शन के बारे में अच्छे से, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो तीनों हमारा सही है, तो बोथ 1 और 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पा साइट। हड़प्पा का शहर इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है चैनुदुर्ग, कोट दीजी, सोहगोरा और दिसालपुर, ठीक है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो लग रहा होगा बहुत टफ, लेकिन ये NCERT में मैप में एक दिया गया है, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, तो उसको आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कौन कौन सा जगह जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है चन्हुदुर्ग, देखो है चन्हुदुर्ग हड़प्पा का साइट, ये किसका है, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, हो गया। उसका देखो उसके ऊपर है कोट दीजी, ठीक है, दो चीज़ मिल गया, मतलब ये हड़प्पा का साइट है। और बाकी और भी चीज़ आप देख लीजिए कौन कौन सा कहाँ है। सोतकांगेडोर देखिए, सोतकाको, बालाकोट अमरी, अलादीनो, ठीक है, कुंटासी, एक बार पूछा था ना गुजरात में, सुरकोत्रडा, लोथल, सोमनाथ, धोलावीरा, रन ऑफ कच्छ में, फिर देखो गनवेरी वाला, ठीक है, पाकिस्तान में, उसका राखीगढ़ी हरियाणा है ना, बनावली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए पठानी डाम्ब है ना, वैनीवाल, चापू वाला, ये सब क्या है, हमारा हड़प्पा का साइट है। हड़प्पा जब था तो और भी संस्कृति डेवलप हो रही थी, जैसे यहाँ पे देखो हेलमंड जो नदी अफगानिस्तान में, यहाँ पे मुंडी काक हेलमंड कल्चर संस्कृति डेवलप हुआ। यहाँ पे कुल्ली कल्चर डेवलप हुआ पाकिस्तान में। यहाँ देखिए सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में कायास्थ कल्चर डेवलप हुआ। उसके राजस्थान में आहार बनास कल्चर, यहाँ पे जोधपुरा गणेश्वर कल्चर संस्कृति डेवलप हुआ। देखिए यहाँ पे एक जगह है सोरतुघई, ठीक है। तो ये सारा एरिया है। अगर हम बात करें, तो एक मैप हो गया, और देखो और मैप दिखाता हूँ आपको, देखिए एक और मैप कहाँ गया, अच्छा एक मैप देखिए मौर्यन एम्पायर का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये भी किसका है, हड़प्पा का मैप है ना, लिखा है ना हड़प्पा का मैप। तो यहाँ भी देखो आप नागेश्वर है, नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में। धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, चनुद्र हो गया, कोट दीजी, कालीबंगन, बनावाली, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, ये सारा क्या है, हड़प्पा का साइट है। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा क्या है, इंडस वैली का साइट है। तो नीचे जब आएंगे तो देखिए दसालपुर करके एक जगह है, दिख रहा है गुजरात के आसपास, देखो यहाँ पे, ये भी क्या है, हड़प्पा का साइट है। तो तीनों अगर मैप अगर आप अच्छे से देख लिए ऊपर ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा हड़प्पा का साइट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम एक और जो हमारा मैप था उसमें, देखिए जो आपका मौर्यन एम्पायर का जो मैप है ये वाला, इसमें आप देखेंगे मौर्यन एम्पायर का मेजर रॉक एडिक्ट, मतलब बड़ा बड़ा जो रॉक एडिक्ट मिला है वो, उसको सर्कल से दिखाया गया है। उसके बाद जो छोटा छोटा रॉक एडिक्ट है उसको अब देखो ट्रायंगल से दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पिलर एडिक्ट है,
स्तंभ वाला, उसको स्क्वायर से, तो ये सारा चीज़ है। और यहाँ से यहाँ तक आप देखो हड़प्पा का जो ये मॉडर्न का जो एरिया था वो देखो यहाँ से पूरा आप देख सकते हो, पूरा जो दो काला काला लाइन है इसके यहाँ से पूरा ये पूरा मौर्यन का एरिया था। मौर्यन साथ है साउथ में था नहीं, है ना, क्योंकि अशोक के शिलालेख में चेरा चोला पांड्या का वर्णन है, तो वहाँ पे मौर्य एम्पायर नहीं था। तो जो मेन अगर हम बात करें, क्योंकि डायरेक्ट यूपीएससी आपसे पूछता है कि कौन कौन सा मौर्यन का एरिया है, तो देखो अफ़गानिस्तान के आसपास जो एरिया है वो है, या पाकिस्तान में वो है आपका लमपाका, ठीक है, शाह बजगढ़ी, ठीक है, शाह बजगढ़ी। उसके बाद मानसेहरा, तक्षशिला, टोपरा, इंडिया में आ जाते हैं, कलसी, ठीक है, मेरठ, बेरार, भबरू, गुजरा विलेख, सांची, रूपनाथ, सासाराम, बराबर, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, रोमिनदेई पाकिस्तान में, सौगोड़ा गोरखपुर यूपी में, सारनाथ पिलर, तो ये सारा हो गया, ठीक है। अब यूपी से देखो पूछा है सौगोरा था ना ऑप्शन में, तो सौगोरा क्या है, मौर्यन अंपायर का साइट है। उसी तरह से जौगढ़ा, धौली, गिरनार, सोपारा, कर्नाटक में देखेंगे तो मस्की, ठीक है, मस्की हो गया, गावी मठ हो गया, पालकी गुंडू हो गया, ब्रह्मगिरी, सिद्धापुर, जरिंदा रामेश्वर, यारागुड्डी, राजुलू, मंदागिरी, तो ये सारा चाहिए दोस्तों। तो इसको एक बार 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखो यूपीएससी जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कितना आसान क्वेश्चन था, क्या पूछा, इनमें से कौन सा जो है आपका हड़प्पा का साइट है, नहीं है। तो हमने देखा चंद्रोड़ तो था, कोट दीजी भी था, और देसालपुर भी था गुजरात में। सौगोरा जो था वो मौर्यन प्लेस है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये सी। तो हमने जो अभी मैप आपको दिखाया है उसका आप जो है फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है, ये मौर्यन का फ़ोटो है, ले लिए, ये आप इंडस वैली का फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है, और फिर आप ये हड़प्पा का जो साइट है उसका आप ले लीजिए, इंडस वैली या हड़प्पा ले लिया, ठीक है। और एक जो अभी आपने को मैप दिखाया था उसका भी आप ले लीजिए, इसका भी फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है, इसका भी फ़ोटो आप ले लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके फ़ोटो आप ले सकते हैं। चलिए, तो अगर हम फिर एक एक करके आप चारों ऑप्शन के बारे में बताएं, तो चंद्रोड़ मैंने हमने दिखाया आपको, ये पाकिस्तान में, ये आपका सिंध के आसपास है। जो हमारा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो उसी के अगल बगल ये स्थित है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको सीटाडेल नहीं मिला है, जो सीटाडेल होता है सीटाडेल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा क्राफ्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको क्राफ्ट मिलेगा, मोती का भंडार मिला है यहाँ पे, सील व्हील। अगर हम कोट दीजी का बात करेंगे तो कोट दीजी भी जो है दोस्तों ये भी आपका सिंध में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। ये जो हमारा सिंधु नदी है उसी के बगल में स्थित है, सिंधु मतलब इंडस नदी, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा किलाबंदी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या है, किला बंदी है, फोर्टिफिकेशन इसका बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें देसालपुर का, तो ये आपका गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है। एक तालुका है जिसका नाम है नखट्राना तालुका है, वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। और यहाँ से जो नदी बहती है उसका नाम है द्रुद नदी, DHRUD, द्रुद रिवर जो है फ्लो होती है। और वहाँ पे एक नाला फ्लो होता है जिसका नाम है बामू चेला, ठीक है। तो कहाँ पे, गुजरात में। ये भी जो है यहाँ भी बहुत ज़्यादा किलाबंदी है, ठीक है। अगर हम सौगोरा की बात करेंगे तो मैंने दिया था, ये तो मौर्य एम्पायर का है, ठीक है, गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में ये है दोस्तों। यहाँ पे आपको अपने सौगोरा का कॉपर का इंस्क्रिप्शन, कॉपर या तांबा या फिर इसको ब्रॉन्ज भी बोलिए, कॉपर या ब्रॉन्ज, कांसा का भी इंस्क्रिप्शन मिला है जो ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है, और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, और ये अशोक के समय का है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारा चीज़ है।
कॉपर या तांबा में है, या फिर ब्रॉन्ज बोलिए, कांसा में, गोरखपुर में, यूपी में, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा में लिखा गया, मौर्य एम्पायर से संबंधित। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी। ठीक है, बाकी 4 ऑप्शन के बारे में हमने आपको बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रानियों अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक मतलब राजा अशोक उल्लेखित है। ठीक है, मतलब उसका पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मतलब राजा का फोटो है, राजा का नाम नहीं, राजा का फोटो। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कंगनहल्ली, सांची, शाहबड़, बाजगढ़ी और सौगोरा। तो सौगोरा हमने देखा कहाँ पे है, सौगोरा यूपी में, इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया। इसमें यहाँ पे क्या मिला है? तांबा का, कॉपर का या फिर ब्रॉन्ज का इंस्क्रिप्शन मिला है कॉपर के प्लेट पे, प्राकृत लिपि, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में, मौर्य एम्पायर से संबंधित है, ये सब हमने बात कर लिया था। अगर हम शाहबाज गढ़ी की बात करेंगे तो ये भी आपका कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। यहाँ भी आपको अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ है खरोष्ठी भाषा में, खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। और खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? राइट से लेफ्ट, दायां से बायां वो लिखी जाती है। ठीक है, और बोलते हैं कि दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया का पहली लिपि जो मौर्य एम्पायर से संबंधित है वो आपका यही है। ठीक है, ये भी आपका मौर्य वंश से संबंधित है। शाहबाज गढ़ी 3rd सेंचुरी BC, जो अशोक का समय था 3rd सेंचुरी BC, उसी के आसपास का ये समय है। ये भी आपका पाकिस्तान में। तो ये हो गया। सांची के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका सांची है। यहाँ पे अशोक का है, मतलब सांची जो है MP और में है, यूपी नहीं। तो ये आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन स्तूप है। ठीक है, और सबसे बड़ा स्तूप, इसको जनरली बोल सकते हैं ग्रेट स्तूप है। ठीक है, ऐसे तो और भी कोई स्तूप बड़ा होगा, लेकिन सबसे पुराना स्तूप यही है। मध्य प्रदेश की जो रायसेन जिला है भोपाल के आसपास, वहीं पे ये स्थित है। ठीक है, इसको अशोक ने जो है दोस्तों बनाया था। ठीक है, अशोक ने इसको शुरू किया था, और ये जो है बाद में इसका गेट वेट का बड़ा किया, पिलर विलर का निर्माण थोड़ा कर दिया। शुंग जो पुष्यमित्र शुंग थे, और भी जो अग्निवर्ण था उसका बेटवा, वो सब सारे लोग ने इसको मिलके, अग्निमित्र जो था ना, अग्निमित्र, उसने इसको और भी थोड़ा विशाल बनाया और गेट वेट थोड़ा बड़ा किया। ठीक है, इसकी अपनी पत्नी भी थी जिसका नाम था देवी। अशोक की एक वाइफ थी देवी, जो विदिशा से थी, विदिशा। ठीक है, विदिशा से थी। बोला जाता है कि अशोक ने उसी के कहने पे जो है बनाया था, क्योंकि वो विदिशा से वो चाहती, वो भी बौद्ध धर्म को मानती थी। तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, अभी इसका जर्जर अवस्था में है ये। ठीक है, अच्छा एक और याद रखिएगा कि ये जो आपका स्तूप है, सांची में जो आपका स्तूप है, वहाँ पे अशोक को जो है दिखाया गया है कि एक वो जो है घोड़ा के बैक पे के पास है ना, हॉर्स बैक में है वो, और उसका फ़ोटो बनाया गया वहाँ पे। ठीक है, उसमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है कि जिससे पता चलता है कि ये अशोक का है, मतलब उसका फ़ोटो के द्वारा पता चलता है, वो है सांची वाला। ठीक है, तो तीनों हमने बता दिया। अच्छा, कंगनहल्ली जो है वो आपका कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में है कंगनहल्ली, जो गुलबर्ग का एरिया है, गुलबर्ग। ठीक है, गुलबर्ग जो ज़िला है वहाँ पे है, कलबुर्गी अभी इसको बोला जाता है। और ये भीमा नदी जो है ना, भीमा नदी जो कृष्ण नदी की सहायक नदी है, उसकी वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट का स्तूप है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा गया है रानियों अशोका। क्या लिखा गया है? रानियों अशोका। तो माना जाता है कि रानियों मतलब होता है किंग अशोका दिखाया गया है। वो अपनी अलग अगल बगल जो फीमेल अटेंडेंट है, स्त्री अटेंडेंट है, और रानी के साथ वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पहला जो पिक्चर बनाया गया है अशोक का कहीं पे, तो वो यही कंगनहल्ली में बनाया गया, जहाँ पे उसको रानी के साथ खड़ा होते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और वहीं पे लिखा है रानियों अशोका, मतलब
किंग अशोका। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 8 का ये। बाकी मैंने बता दिया कि कहाँ पे है ये और किस लिए फेमस है, वो सारा चीज़ हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये जो आपका कंगन हल्ली है दोस्तों, यहाँ पे एक और आपको इंस्क्रिप्शन दिखता है कंगन हल्ली में। जो सातवाहन जो वंश था, सातवाहन वंश था, उसका एक राजा था ना जिसका नाम था पुलामावी। पुलामावी पुलामावी करके एक राजा था। तो वहाँ हमें कंगन हल्ली अभिलेख में एक और अभिलेख है, वहाँ पता चलता है कि राजा के बारे में, सातवाहन राजा के बारे में, कि किस तरह से इसने जो है उज्जैन को कैप्चर किया था, वो सारा उल्लेख है इसमें। ठीक है, तो 8 का हो गया आंसर हमारा ए। ठीक, तो मैंने जो आपको फ़ोटो दिखाया था अशोक का इंस्क्रिप्शन का, मौर्यन का, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा इसमें है। जैसे इसमें कंगन हल्ली तो नहीं है, बाकी इसमें आपका लिखा हुआ है ना। आपको मनसेहरा पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे देखो, आपको शाहबाज गढ़ी भी है यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे शाहबाज गढ़ी आपका लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सांची लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सौगौरा मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, सौगौरा अभिलेख। ठीक, यहाँ पे देखो सौगौरा है। ठीक है, सांची कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सारनाथ यूपी में, सांची एमपी में, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो 8 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाकी हमने चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डेफिफिके, क्या लिखा है, डाइफिकेशन ऑफ द बुद्धा, बुद्ध में देवत्व रोपण। फिर है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्व, बोधिसत्व के पथ पर चलना। और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। ठीक है, बोला उपर्युक्त में से किसका जो है आपका विशेषता है, महायान बोधि मत का कौन सा विशेषता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धिज्म है वो थेरावाद और महासंघिका में बटा था, स्थाविरवादीन और थेरावाद। थेरावाद को ही स्थाविरवादीन या हीनयान बोला गया, और महासंघिका महायान जो ही हुई। जो आपका थेरावाद था, थेरावाद या फिर जो हीनयान या फिर स्थाविरवादीन, वो सारे लोग जो थे कौन थे दोस्तों, वो बहुत ही कट्टर होते थे। वो बुद्ध का जो ओरिजिनल टीचिंग था उन्हीं को वो स्वीकार करते थे, और वो बोधिसत्व पे विश्वास नहीं करते। वो बोधिसत्व को बोलते हैं शाक्य मुनि बुद्धा। क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि बुद्ध। ठीक है, तो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कहाँ है, महायान में। यहाँ तक क्लियर। तो ये लोग बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, जबकि हीनयान वाले बुद्ध को जो है बस एक टीचर के रूप में मानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, संस्कृत का यूज करते हैं महायान वाले। ठीक है, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, अनुष्ठान में विश्वास करते हैं। तो तीनों जो है हमारा वो आपका सही है। जबकि आपको हीनयान वाले जो रहेंगे वो आपका पाली और भाषा का प्रयोग करेगा, पाली प्राकृत भाषा का प्रयोग करेगा, बुद्ध को टीचर के रूप में मानता है, मृत्यु पूजन नहीं करता है और अनुष्ठान ये सब नहीं करता। और बोधिसत्व को बोलता है कि बोधिसत्व की ज़रूरत नहीं, आदमी खुद के बल पे जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो जो अशोक था वो हीनयान को फॉलो करता था। जो हमारा ये आया कनिष्क, कनिष्क के समय आपको पता है 78 AD में आपका चौथा जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, है ना। वहाँ पे हीनयान और महायान दो शाखा बट गया। ठीक है, और महायान को फॉलो करता था आपको कनिष्क, और अशोक फॉलो करता था हीनयान को। ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट सेंचुरी में जो है ही महायान शाखा बहुत ही प्रचलित हो गई और हीनयान महायान अलग अलग बट गए। ठीक है, तो तीनों जो है हमारा सही है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो हमने आपको दिया वो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जो हीनयान मैंने आपको बता दिया वो बुद्ध को मानता था भगवान नहीं, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग है, एक टीचर है जो निर्वाण को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर विस्टी
इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् मतलब फोर्स्ड श्रम अनिविष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको पता है दोस्तों कि गुप्त वंश में जो है फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद जो है, फ्यूडलिज्म बहुत बढ़ गया था। सामंतवाद का मतलब क्या होता है? फ्यूडलिज्म का मतलब जो भी जिसके पास ज़मीन है उसी के पास पावर है। ठीक है, ये बहुत बढ़ गया था। ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। ठीक है, और जो किसान था उसका शोषण होना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसमें एक चीज लाया गया था फोर्स्ड लेबर, जिसको बोलते थे विष्टी। तो इसमें क्या था कि जो मान लो ये ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें बहुत सारे किसान जो है खेती करते थे और इसका मालिक है ये। तो ज़मीन का टुकड़ा जब ट्रांसफ़र होता था किसी को, तो इसके साथ जो ये किसान होते थे वो भी ट्रांसफ़र हो जाते थे। किसानों को मूवमेंट पे कोई भी अपना आज़ादी नहीं था, उनके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस था, किसान पे और कारीगर पे। इसी को हम लोग बोलते थे फोर्स्ड लेबर या विष्टी। ये एक तरह का टैक्स होता था। ठीक है, या तो आप सरकार को टैक्स दे दो या फिर बदले में आप जो है मजदूरी कर दीजिए, करना पड़ेगा आपको, जिसको फोर्स्ड लेबर या विष्टी बोलते थे। ठीक है, तो क्या होगा, इट वाज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो ये जो है राज्य के लिए आय का एक स्रोत था, जनता द्वारा किए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। इसको फोर्स्ड लेबर बोलते थे या विष्टी भी बोलते थे। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है इट वाज टोटली एब्सेंट इन द एमपी एंड काठियावाड़। अगर ये भाई हो रहा है आपका गुजरात सब जगह एरिया में, तो क्या वहाँ पे फोर्स्ड लेबर जनरली कौन करेगा? गरीब वरीब करेगा, किसान विसान। तो क्या एमपी और काठियावाड़ में गरीब किसान नहीं होंगे क्या? गलत बात है। नेक्स्ट बोल रहा है द फोर्स्ड लेबर वे इंटाइटेड टू वीकली वेज। जब आप ज़बरदस्ती किसी को मजदूरी करा रहे हो तो आप थोड़ी उसको तनख्वाह दोगे। ये तो अपना टैक्स जो पैसा नहीं दे पाता था वो जब बदले में फोर्स्ड लेबर कर लेता था। ये गलत है। बोल रहा था इल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज ए फोर्स्ड लेबर। ऐसा नहीं था। इस खेत में जितने भी लोग थे जो अपना टैक्स नहीं दे पाते थे, बदले में वो अपना फोर्स्ड लेबर कर पाते थे। तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ए। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है गुप्त का समय का, गुप्ता एज का, जिसमें फोर्स्ड लेबर के बारे में उल्लेख है। ये आप जो है बताइएगा। चलिए, 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बोल रहा है किसके राज्य में जो कल्याण मंडप था वो बनाया जाता था? किस मंदिर रचना निर्माण का दोस्तों वो एक पार्ट था? तो मैंने आपको पढ़ाया था विजयनगर के समय, तो उसमें बताया था कि कल्याण मंडप जैसा कुछ बनता था, है ना? ये मैं आपको बताया था। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये जनरली ये इसका समय काल 1336 से लेके 1646, लगभग 300 साल तक इसका जो है शासनकाल था। और सबसे इसके फेमस जो राजा थे वो थे कृष्ण देव राय, और इसका स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दो लोगों ने किया था। ठीक है, तो कृष्ण देव राय ने जो भी मंदिर शैली का निर्माण हुआ था आपका विजयनगर के समय शासनकाल में, उसमें आपको चोल वंश का भी दिख जाएगा, चालुक्य का भी दिख जाएगा, होयसाल का जो होयसाल है उनका भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल आपको होता था, गर्भगृह होता था, चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, पिलर होता था और कल्याण मंडप होता था। कल्याण मंडप मतलब वो ऐसा मंडप जहाँ पे शादी ब्याह करने के लिए वो यूज होता था। ठीक है, बड़े बड़े गेटवे होते थे जिसको गोपुरम बोलता था। ठीक है, और जो मेन एंट्रेंस था, मेन जहाँ से आप घुसते थे, उसके ऊपर जो गोपुरम होता था उसको राय गोपुरम बोलते थे। गोपुरम मंदिर के चारों दिशा में होता था, है ना? लेकिन जो मेन एंट्रेंस था उसके ऊपर जो गोपुरम होता था उसको राय गोपुरम बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको अम्मन श्राइन भी दिखेगा, अम्मन श्राइन।
तो जो मेन भगवान होते थे उनकी वाइफ को डेडिकेटेड एक अलग से जो है स्थान होता था जिसको अम्मन सराइन बोलते थे। ठीक है। कल्याण मंडप मैंने बता दिया, शादी ब्याह के लिए, कोई फेस्टिवल के लिए, पूजा पाठ करने के लिए ये सब यूज होता था। ठीक है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल का नाम बताएंगे विजयनगर में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो एक तो हजार राम स्वामी टेम्पल है, हजार राम मंदिर है, ये हम्पी में है, कर्नाटक में जो हम्पी है। ठीक है। उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष या वैसे होगा, विरूपाक्ष मंदिर भी है। ठीक है। ये भी आपका कहाँ पे है, विट्ठल। अब इसके अलावा वो भी हम्पी में, और विट्ठल मंदिर है, विट्ठल मंदिर, ये भी सब कहाँ है वो ये सब यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि जो हमारा हम्पी है कर्नाटक में वो कौन सी नदी के किनारे है। थोड़ी मैं बता देता हूँ। तुंगभद्रा जो नदी है उसके किनारे हमारा हम्पी का शहर है। ठीक है। तुंगभद्रा जो है किस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी किसकी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। तो कल्याण मंडपम जो है किसका है, वो विजयनगर का है। ठीक है। चलिए, राजकोट के बारे में आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया। चंदेल आपको पता है, खजुराहो मंदिर, ये सब निर्माण करते थे। ठीक है। और चालुक्य वंश के बादामी का जो गुफा उफा है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा आपसे किया है। राजकोट आपको पता है, एलोरा का, ये सब हमने चर्चा पहले कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। बोल रहा है दिल्ली सल्तनत के राज्य प्रशासन में राज्य वसूलियों के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। मैंने आपको बताया था, आमिल का उल्लेख किया था मुग़ल के समय में भी, तो ऐसा नहीं बताया था कि मुग़ल के समय आया, वो पहले भी था, आमिल हो गया। और क्या क्या बताया था, फोटेदार बताया था, कारकुन बताया था, तो वो सब रेवेन्यू ऑफिसर ही था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा सही। ठीक। उसके बाद अमील वो अधिकारी होता था जो रेवेन्यू को टैक्स को कलेक्ट करता था। दिल्ली सल्तनत के समय ये था, और बाद में मुग़ल में भी ये कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट बोल रहा था, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। ये बताइए, दिल्ली के सुल्तानों जो इक्ता प्रणाली लेके आए थे, वो देसी संस्था थी क्या, पहले से भारत में था, नहीं था। इक्ता जो था वो अरबिक वर्ड है, अरबी शब्द है इक्ता, जिसका मतलब होता है प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई एक इसका मतलब होता है। ठीक है। मतलब आप प्रांत की जैसा समझ सकते हो, प्रांत। ठीक है। ये लेके आया था मोहम्मद गौरी। ठीक है। कौन, मोहम्मद गौरी ने इसको लेके आया था। बाद में जो इल्तुतमिश था, दिल्ली सुल्तान का जो लीडर था, मतलब राजा था जो था गुलाम वंश का, इल्तुतमिश, उसने इसको क्या किया, एक संस्था के रूप में बना दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया। संस्था पर उसको क्या कर दिया, संस्था के रूप में कन्वर्ट कर दिया। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है। और ये जो है हेरिडेटरी नहीं था। धीरे धीरे बाद में जब आपका फिरोज शाह तुगलक का समय आया, फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है, तब जो इक्तादारी व्यवस्था था, इक्तादारी की मतलब कि इक्ता समझ गए, इक्ता का जो मालिक होता था वो इक्तादार होता था, जिसको पावर था उस एरिया से पूरा कलेक्ट करने का पैसा, ताकि सेना को भी वो चला पाए और बाकी पैसा वो राजा में दे दे। तो पहले जिस तरह हमारा ये था ना, पहले उसके बाद मनसबदारी आया। जिस तरह मनसबदार जो था या जागीरदार, शुरू में क्या था आपका, हेरिडेटरी नहीं था। बाद में जब राजा कमज़ोर होगा तो हेरिडेटरी बन जाएगा, वंशान होगा। तो उसी तरह से इक्तादार शुरू में हेरिडेटरी नहीं था, बाद में इक्तादारी हेरिडेटरी बन गया फिरोज शाह तुगलक के समय में, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक एक कमज़ोर शासक था। ठीक है। तो ये जो सिस्टम था इक्तादारी, वो भारत का खुद का सिस्टम नहीं था, बाहर से आया है। इसीलिए इसको हम प्राचीन देसी संस्था नहीं बोलेंगे, क्योंकि देसी नहीं था, इंडिजिनस नहीं था, ये बाहर से आया था। फिर बोला था ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी। बोला खिलजी के समय जो है मीर बख्शी आया। आपको पता है कि मीर बख्शी कौन होता था, मीर बख्शी वो व्यक्ति होता था जो आपको आर्मी का रिकॉर्ड रखता था।
जो आर्मी का जो लेखा जोखा रखता था, कितना आर्मी है क्या है, उसका पैसा वैसा सारा चीज़ ये रखता था। इसके अलावा पैसा का हिसाब भी ये रखता था, किसको कितना पैसा पेमेंट करना है। ये चीफ पे मास्टर भी था, चीफ जो है भुगतान का व्यक्ति था, भुगतान करने वाला, ठीक है। तो ये जो है मुग़ल के समय है, ना कि आपका किसके समय है, दिल्ली सुल्तान। और मीर, ये सब जो शब्द होते हैं, मीर बख्शी, ये सब आप थोड़ा सोचो, ये सब उसी के समय था, ठीक है। तो बख्शी का भी मतलब समझ लो क्या होता है, रेवेन्यू का अधिकारी ये सब होता है। थोड़ा आर्मी वार्मी का भी काम वो देखता है, इसलिए दिल्ली के समय नहीं आया, खिलजी सुल्तान के समय नहीं, मुग़ल के समय। तो ये गलत हो गया। आंसर जो है वो है वन ओनली, ठीक है। और ये सब मैंने आपको पढ़ाया भी है, और मैंने आपको साथ साथ बोला है कि आप कल PYQ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका नोट्स बनाते रहिए। जो मैंने आपको नोट्स दिया वो करने के बाद बस लूसेंट कर लेंगे, तो आपका एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न से 80 to 90% क्वेश्चन आपका टैकल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो पूरा कंप्लीट नोट्स मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। जिनको लेना है उनको एक UPI ID है जिन पे उनको पेमेंट करना है। UPI ID है 0ISKK@YBL, ठीक है। 0ISKK@YBL पे 99 रुपये पेमेंट करना है। UPI ID है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, उसको आप टेलीग्राम पे 9990712641 पे भेजिए। उसके बाद हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पे सारा PDF आपको मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो UPI ID क्या है, 0ISKK@YBL, टेलीग्राम पे उसको आप भेजिए, उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट करने के बाद 9990712641 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेंट निम्बार्क वाज ए कंटेम्पररी ऑफ अकबर। मैंने आपको बार बार बताया कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो UPSC पूछता है कि इसका कंटेम्पररी कौन है, उसका कंटेम्पररी कौन है। इस तरह का क्वेश्चन UPSC बराबर पूछते आया है, ठीक है। और मैंने आपको ये देसी स्वदेशी भक्ति और मूवमेंट है जो है सोशल रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, उसमें अच्छे से आपको बताया है। और जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है कौन कंटेम्पररी, जनरली ऑप्शन वो गलत होता है। फिर बोल रहा है सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगर हम बात करें निम्बार्क के बारे में, ठीक है, तो ये कब जन्मे हैं कब नहीं जन्मे हैं, इनको लेके जो है कंट्रोवर्सी है। कोई कोई बोलता है कि ये जो है 13th सेंचुरी के थे, 13th सेंचुरी, और अकबर का समय कब था, 15th सेंचुरी के। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि अकबर कब थे और ये कब थे, ठीक है। और ये जो थे संत निम्बार्क, ये अकबर आपका जो है आंध्र प्रदेश के ये थे संत, ठीक है, इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट बोल रहा है संत कबीर जो थे शेख अहमद सरहिंदी से प्रभावित थे, ठीक है। तो कबीर का डेट हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन मोटा मोटा बात करेंगे तो जो कबीर थे वो थे हमारे 15th सेंचुरी के, मतलब अकबर के समकालीन थे, ठीक है। और जो आपका शेख अहमद सरहिंदी थे वो इस्लामिक एक मतलब समझ लो कि स्कॉलर थे, जानते थे। और जो नक्शबंदी सिलसिला है, सूफी सिलसिला नक्शबंदी, ठीक है, उनको उनका ये एक वे सदस्य थे। और यह जो था वो 16th सेंचुरी के थे, मुग़ल के समय, ठीक है। तो दोनों कोई लिंक नहीं है। तो कबीर तो पहले हैं, नक्शबंदी बाद में आए, ये वाला शेख अहमद, तो कैसे प्रभावित हो सकता है। अगर क्वेश्चन उल्टा होता कि शेख अहमद सरहिंदी कबीर से प्रभावित थे तब हम बोल सकते थे, लेकिन पहले वाला आदमी बाद वाले से कैसे प्रभावित होगा, बाद वाला पहले वाले से हो सकता है, इसलिए ये गलत है। तो याद रखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट या फिर सूफी भक्ति मूवमेंट में हमें क्रोनोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसके दरबार में था, कौन था, ये सारा चीज़ किसका कंटेम्प्रेरी था। ये मैंने आपको नोट्स पे अच्छे से दिया है। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों, बताइए कौन सा सही है। तो कोई सही नहीं है, एक और दो दोनों सही नहीं है, ठीक। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो गया, ठीक है। चलिए चलिए 14 देखते हैं। बोल रहा है
विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। बोल रहा महात्मा गांधी जो थे गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। आपने पढ़ा भी होगा। लक्ष्मण गांधी जी जब आपका साउथ अफ्रीका गए थे तो पहली बार जो वो आंदोलन उठाए थे वो उठाए थे कि साउथ अफ्रीका में उस समय जो गिरमिटिया मजदूर थे जो भारत से गए थे साउथ अफ्रीका में काम करने के लिए, उनको जो ज़बरदस्ती ले गया था उन पे बहुत ज़्यादा सरकार टैक्स लेती थी। ठीक है, इसीलिए जो गए थे भारत से काम करने के लिए उन्होंने अपना इंडेंचर मतलब कार्यकाल समय पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी चाहते थे कि वो हम अफ्रीका में रह के काम करें। ऐसे मजदूर फिर भी सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लेती थी। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने उनका विरोध किया और फाइनली जो है वो टैक्स जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था इंडेंचर्ड लेबर पे वो ख़त्म कर दिया गया। इंडेंचर जो लेबर का सिचुएशन था वो बंधुआ मजदूर जैसा ही, दास्ता जैसा था, स्लेव जैसा ही था। ठीक है, उनको ले जाया जाता था। जो फिजी का खेत है शुगर केन का, गन्ना के खेत में वो काम करने जाते थे, उनका कंडीशन बहुत ख़राब था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और बहुत सारे लोगों ने जो इंडेंचर्ड लेबरर था उनके विरोध में काम किया। ठीक है, ताकि इंडेंचर्ड लेबरर को सिचुएशन को बढ़िया किया जाए और उनको ज़बरदस्ती जो है दूसरे देश काम चलाने के लिए ना लिया जाए। तो ये एकदम सही है। बाद में जो है अंग्रेज़ दबी और फाइनली जाके उनका सिचुएशन सुधरा। ठीक है, तो आपको पता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था CF एंड्रयू नाम था, ANDREWS, जो आपका गांधी जी का साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, गांधी जी ने CF एंड्रयू को फिजी भेजा, फिजी, और वहाँ पे देखने के लिए कि क्या क्या सिचुएशन है भारत के इंडेंचर जो लेबर है उनका। 1916 में हमारा जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था जो बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, वहाँ पे जो एक व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय, उन्होंने प्रस्ताव लाया ताकि कि इंडेंचर्ड जो सिस्टम है उसको व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। गांधी जी भी जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, बॉम्बे में प्रांतीय सभा हुआ था, उसमें 1916 में गांधी जी भी बोले थे कि ये सिस्टम को ख़त्म किया जाए। फिर जाके क्या हुआ, 1920 में फाइनली जो इंडेंचर्ड लेबरर जो गिरमिटिया मजदूर का प्रणाली था वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि गांधी जी जो है इस प्रणाली को ख़त्म करने के लिए अग्रणी थे और बहुत ज़्यादा काम किया और उनका प्रयास था और भी बहुत सारे लोगों ने किया, फिर जो इंडेंचर्ड लेबर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार। आपको पता होगा कि पहला जो विश्व युद्ध शुरू हुआ तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड एक वार काउंसिल बनाया था, वार कॉन्फ्रेंस बनाया था। उसमें गांधी जी खुद भारत के लोगों से बोले थे कि आप जो है भारत के लोगों से आह्वान किए थे कि आप जो है इंग्लैंड का साथ दीजिए आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी डिड नॉट सपोर्ट गलत होगा। गांधी जी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि इंग्लैंड जो है वो सही के लिए लड़ रहा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे तो इंग्लैंड जो है हमको धीरे धीरे करके स्वराज ये सब देगा। लेकिन उल्टा हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ वो लोग क्या लेके आए, रॉलेट सत्याग्रह लेके आए, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो गांधी जी का दिल टूट गया। फिर गांधी जी कभी नहीं बोले कि हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे इंग्लैंड का युद्ध में। तो दूसरा गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय द इंडियन पीपल द INC वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। आपको पता है कि जैसे ही भारत के लोगों ने नमक कानून तोड़ा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, कांग्रेस और वैसे उनके जैसे संस्थाओं को इलीगल जो है डिक्लेयर अवैध घोषित कर दिया गया अंग्रेज के द्वारा। तो ये भी एकदम सही होगा। ठीक है, आंसर होगा 1 और 3। दूसरा हमारा गलत है। क्यों गलत है हमने आपको बता दिया। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ हमारे तेज बहादुर सप्रू हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, फिर केसी नियोगी है, मुंबई लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। केसी नियोगी तो आपको पता ही होगा, संविधान सभा के दोस्तों ये सदस्य थे, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल से आते थे, ठीक है, और भारत के सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर भी, वित्त मंत्री भी आज़ादी के बाद ये रहे हैं। और फर्स्ट जो हमारा फाइनेंस कमीशन था, पहला जो वित्त आयोग था जो आर्टिकल 280 के तहत बनता है, उनके ये चेयरमैन थे, ठीक है, और संविधान सभा के सदस्य भी ये रहे हैं, तो ये एकदम सही है। अगर हम तेज बहादुर सप्रू का बात करेंगे, तो तेज बहादुर सप्रू जो है ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन स्टार्ट किया था, या फिर नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं, इन्होंने इसका शुरुआत किया था, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने कुछ व्यक्ति का साथ लिया था, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू थे, फिर वीएस श्रीनिवास शास्त्री, ये सारे लोग इसको थे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इस जो ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, उनके पहले चेयरमैन थे 1918 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अगर हम और बात करें दोस्तों कि 1938 में एक सेशन हुआ था, ठीक है ना, जिसमें आपका कुछ और लोग इनसे जुड़ गए थे, ठीक है, जैसे कि चीमन लाल, आप लिखते जाइए, चीमन लाल सेतलवाद, ठीक है, चीमन लाल शीतलवाद, ये इनसे जुड़ गए थे। फिर एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू, ये भी इनसे जुड़ गए थे, ठीक है। उसके बाद पी एस शिव स्वामी अय्यर, ये लोग उनसे जुड़ गए थे, ठीक है। तो जब मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उसको बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, ठीक है। मॉडरेट जो थे उसके समर्थन में थे, नरम दल, गरम दल वाले ने विरोध किया, तब जाके 1918 में जो है ये अलग से एक नया ग्रुप बनाया गया, ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन या ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन भी इसको कहा गया, क्लियर। तो जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स बना था 1943 में, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, उसके ये फाउंडर भी थे तेज बहादुर सप्रू, और उसके प्रेसिडेंट भी थे, ये बना था 1943 में, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ है। इसके अलावा ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो ये भी हमारा सही है। अगर हम पीसी जोशी का बात करेंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है से ये जुड़े हुए थे, ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और इन्होंने ये पोस्ट को 1935 से लेके 1947 तक थे, ठीक है। तो ये पीसी जोशी हैं, ठीक है। एक और पीसी जोशी थे, वो अलग हैं, वो इकोनॉमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो डिफरेंट आदमी। ये जो पीसी जोशी हैं ये अलग व्यक्ति है, ठीक है। ये वर्कर और पीजेंट जो पार्टी ये थी, एक वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी यूपी का था, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी यूपी का, उसके 1928 में ये सेक्रेटरी भी रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को उन्होंने 1929 में ज्वाइन किया था, ठीक है। जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, आपने सुना होगा, मेरठ षड्यंत्र केस जो हुआ था 1900 शायद 1929 या 30 के आसपास, जितना मुझे याद आ रहा है, तो उनमें जो है ये अरेस्ट भी हुए थे उन मामलों में। तो ये थे पीसी जोशी, जनरली कम्युनिस्ट पार्टी से ये जुड़े हुए थे, ठीक। तो ये हमारा ये भी सही है। तो जनरल सेक्रेटरी थे, मैंने बता दिया आपको, 1, 2 एंड 3 हमारा तीनों आंसर सही होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, ठीक है।
तो किसके बारे में है, तो बोला विथ रेफरेंस टू मियाँ तानसेन, तानसेन के संदर्भ में था। आपको पता है तानसेन जो था वो किसके दरबार में था दोस्तों, वो था आपका अकबर के दरबार में। गाता था ये, और बहुत सारा राग वाग का इसने आविष्कार किया था मियाँ तानसेन। ठीक है, ये पहले हिंदू था, बाद में जो है मुस्लिम का टाइटल इसने लिया था तानसेन का। इसका ओरिजिनल नाम जो था वो था राम तनु, इसका ओरिजिनल नाम था। ये ग्वालियर का था, एमपी का, और 16th सेंचुरी का था ये, 16th सेंचुरी का। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा जो है म्यूजिक सीखा था। एक व्यक्ति थे हरिदास, उनसे ये म्यूजिक सीखते थे। ठीक है, और एक ग्वालियर के राजा थे जिनका नाम था राजा विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत। उन्होंने ही इनको तानसेन की उपाधि दी थी। एक रीवा जो है ना एमपी में, रीवा एमपी में जो एक रीवा है, वहाँ का एक राजा था। रीवा मतलब बांधवगढ़ एक जगह है ये रीवा में, वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था रामचंद्र। उन्हीं के दरबार में ये था। उसी समय उनको जो है राजा विक्रमजीत उनको ये उपाधि दिए थे। ठीक है, तो अकबर ने फरमान जारी किया था कि जो है वहाँ के राजा को बोला था कि तानसेन को आप मेरे पास भेजिए, और फिर जाके यही तानसेन जो है अकबर का नवरत्न भी बने थे। अकबर ने इनको मियाँ का टाइटल दिया था। ठीक है, लेकिन तानसेन का टाइटल इनको कोई और दिया था। ठीक है, तानसेन ने अलग अलग राग का भी आविष्कार किया था, जैसे गणेश राग, ध्रुपद ध्रुपद राग का आविष्कार किया था। गणेश शिव पार्वती राम के लिए, सभी देवी देवता के गाते थे। इन्होंने जो है अलग अलग अपना राग भी आविष्कार किया था, जिसको वो नाम था मियाँ की तोड़ी, मियाँ की थोड़ी। इसके अलावा मियाँ की सरंग, SARANG सरंग। उसके बाद मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, दरबारी, इसके अलावा दरबारी, कन्नड़, इन आविष्कार किया था। ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत का संगीत विरासत के नाम से एक बुक है म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इनको एक व्यक्ति लिखे हैं जिनका नाम है ललिता राम कृष्ण। ठीक है, तो उन्होंने जो है तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से भी बोला, और बोला जाता है कि हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उनके जनक भी तानसेन को बोला जाता है। ठीक है, तो एक सूफी संत थे जिनका नाम था मोहम्मद गौस। ठीक है, तो उनसे जो है तानसेन बहुत प्रभावित हुए, और इन्होंने फिर हिंदू धर्म को छोड़ के इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ठीक, किसने, तानसेन ने। ठीक है, समझ में आ गया तानसेन के बारे में। चलो ऑप्शन देखते हैं। बोल रहे हैं सबसे पहले देखिए म्यूजिशियन थे, मतलब गाते थे। तो बड़ा टाइटल बात, तानसेन टाइटल कौन दिया था, अकबर दिया था, गलत बात है। तो यही तो गलत है, और यही तो पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड, सही है, ध्रुपद की रचना की थी। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स, अगर ध्रुपद है तो गाना वाना बजाना भी करेगा, ये भी सही है। और ये भी बहुत सारा राग की स्थापना, अगर आपको नहीं भी पता था ये अकबर वाला है, तो देखिए ऑप्शन B C D आपस में लिंक होगा तो तीनों सही, नहीं तो तीनों गलत होगा। ठीक है, और अकबर वैसे भी देखो सेकुलर टाइप का राजा था, है ना, धर्मनिरपेक्ष टाइप का था। तो जाहिर सा बात है कि उसके दरबार में जो भी होगा वो भी हिंदू गॉड ये सब का भी पूजा पाठ करेगा। अकबर खुद जो है बहुत हिंदू वीमेन से शादी भी किया था। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा, मतलब ये गलत है, ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा। टोटल हिस्ट्री में 15-16 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वाला देखते हैं, इसको भी हमने जो है चर्चा किया है जब हम पेंटिंग का, मुग़ल के पेंटिंग का चर्चा किए थे। तो
बोला हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो किसने जो है सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार या व्यक्ति रूप चित्रों पर अधिक जोर किया? कौन था ये था हुम जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो था वो ज़्यादा फोकस करता था किस चीज़ पे? कोट के पेंटिंग पे, जानवर के पेंटिंग पे, एल्बम पे, ये सब पे ज़्यादा फोकस करता था। और आपको पता है शाहजहाँ ये सब किस पे फोकस करता था? उसमें फोकस हुआ था आर्किटेक्चर पे। ठीक है, और पेंटिंग का जो स्टाइल है बहुत ही रिजिड बन चुका था, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गया था, कलर वलर भी फिक्स हो गया था। ज़्यादा फोकस किया था आर्किटेक्चर पे, वास्तुकला पे। और आपको औरंगजेब तो पता ही है पूरा बर्बाद करके रख दिया था। तो जहांगीर खुद ही बहुत बड़ा पेंटर था। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थोड़े थोड़े कलर यूज होते थे। तो ये सारा चीज़ है। इनका जो फेमस पेंटर था उस्ताद मंसूर था और बिशन-दास। उस्ताद मंसूर और बिशन-दास ये फेमस पेंटर थे। जानवर वानवर का भी पेंटिंग ये सब होता था। अगर अकबर के समय बात करेंगे, ठीक है, तो अकबर के समय जो है मुग़ल पेंटिंग एक स्कूल के रूप में उभर के आया। ठीक है, और इसमें मैन्युस्क्रिप्ट ये सब पांडुलिपि ये सब ज़्यादा पेंटिंग वेंटिंग होने लगा। और जहांगीर जो था वो यूरोपियन से भी ज़्यादा प्रभावित था, और वो यूरोपियन का प्रभाव शाहजहाँ के समय में और भी ज़्यादा पेंटिंग में हो गया। ठीक है, हुमायूं को उतना समय मिला ही नहीं क्योंकि इसका टाइम जो है भागा दौड़ी में ही बीत गया, तो उसका उतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो 17 का आंसर दोस्तों हो गया सी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 2020 का क्वेश्चन देखेंगे। अब 4 साल का क्वेश्चन बचा है, 20, 21, 22, 23। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।